हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी शौर्य एकेडमी। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, गर्मियाँ काफ़ी हो गई हैं, जैसा कि आप खुद ही फील कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है और उस हिसाब से अभी ये हाल है तो बाद में पता नहीं क्या होगा। अभी तो मई भी नहीं स्टार्ट हुआ है, तो चलिए क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप लोगों को गरीबी पढ़ा दिया है, बेरोज़गारी पढ़ाया है और बेरोज़गारी को मैंने 2 पार्ट में आप लोगों से डिस्कस किया था और उसके एमसीक्यू के ऊपर, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कि बेरोज़गारी से रिलेटेड विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी अब तक के एमसीक्यूज़ रहे हैं उनके ऊपर का ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन के ऐसे फॉर्मेट हैं जो कि इसके अंतर्गत हमारे बने हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके साथ। ओके, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की गरीबी से संबंधित 2 क्लास में जो भी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को दी है उनको ले करके आपको कोई भी डाउट हो आप वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उनसे रिलेटेड हर चीज़ों को क्लियर कर सकूँ, शॉर्ट आउट कर सकूँ। ओके, बाकी एमसीक्यू यहाँ पर है, कुछ एमसीक्यूज़ हैं, 12-13 एमसीक्यूज़ यहाँ पर हैं, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। 15-20 सेकेंड का टाइम दूंगी मैं आप लोग को करके बताने के लिए। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में। अनियमित, मैंने आप लोग से कहा था ना अनियमित मजदूर, अनियमित श्रमिकों के बारे में, तो उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। सभी अनियमित मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। सही कूट का चुनाव करें। यहाँ पर सबसे पहले इन ऑप्शंस को हम और अच्छे से पढ़ते हैं। सभी अनियमित मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं। ठीक है, यानी जितने भी अनियमित मजदूर कर्मचारी हैं वो भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं कि नहीं, ये कहा गया है। सभी अनियमित मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं, यानी कि अगर वो नियमित कार्य करते हैं और अगर समय से ज़्यादा काम करते हैं तो उसके भी पेमेंट को लेने के हकदार हैं या नहीं, ये कहा गया है कि इसके संदर्भ में ये कथन सही है कि नहीं। तीसरा है कि सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खाते के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा। ओके, अब सही कूट का चुनाव करना है। कूट क्या है, अगर हम इसको देखें तो देखिए केवल 1 और 2, ठीक है, केवल 2 और 3, 1 और 3, 1 2 3, ठीक है, 1 और 2, 2 और 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ऑप्शन कि 1 और 2, 2 और 3, नेक्स्ट है आपका 1 और 3, 1 और 3, और चौथा है आपका 1 2 3, यानी कि तीनों। अब ये आपके ऑप्शंस हैं, आपको इनको बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, आपको ये बताना है। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा और ये है चौथा। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, चूँकि ये स्लाइड में थोड़ी बहुत खामियां हो गई हैं तो स्लाइड आगे पीछे हो गया है, बट ये है आपके कूट, ये है आपका प्रश्न और ये है आपका ऑप्शन। आप यहाँ से देख करके इसका जवाब दे सकते हैं, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, जो भी आंसर हो आपका, आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। भारत में नियोजित अनियमित मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अनियमित मजदूरों को लेकर के बात की जा रही है जो कि फिक्स्ड नहीं होते हैं, जिनको कभी कभी बुला लिया जाता है, जो फिक्स्ड मजदूर होते हैं, अगर वो ना हो तो उनके अनुपस्थिति में। तो बताइए, चलिए मैं बताती हूँ। इसका आंसर जो है वो है डी, यानी कि तीनों।
ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 2 3 ये तीनों ही इसमें सही हैं। तो आपका जो आंसर है वो होता है 1 2 और 3 तीनों। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है काफ़ी अच्छे से। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। मैंने आप लोग से कहा है अगर आप कोई भी स्कीम पढ़ें तो आप बिल्कुल इन चीज़ों को स्किप मत किया करिए। वो स्कीम किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है ये बिल्कुल ही आप स्किप ना करिए, इसको ज़रूर ध्यान में रखा करिए। ठीक है, यह योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्क्रीन उद्यम वृत्ति और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। यह देश के अविनियमित कार्यबल की क्षमताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के साथ जोड़ेगी। अब यहाँ पर है कि कथनों में से सही का चुनाव करें। 1 और 3, 1 एंड 3, देन इसका भी ऑप्शन तो चला गया है। केवल 2, 2 3, ओनली 2, 2 एंड 3 एंड 1 2 एंड 3, यानी कि तीनों। आपको बताना है यहाँ पे कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी विच इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कौशल योजना के संदर्भ में कौन सी तथ्य सही हैं। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है या फिर अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्क्रीन उद्यम वृत्ति और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी ये। तीसरा है यह देश के अविनियमित कार्यबल की क्षमताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर ये इसका इंग्लिश में है, इसको आप ये ब्रैकेट में कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। यह देश की अविनियमित कार्यबल की क्षमताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी। यहाँ पर है आपका ऑप्शन कि केवल पहला और तीसरा सही है, केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा तीसरा सही है या फिर तीनों सही है। आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है कि कौन सा सही है। ओके, तो जो भी आपका कमेंट हो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, जी हाँ, इसका आप आंसर कमेंट करके बताइए। जी, इसका जो आंसर है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये है, यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है। अन्य चीज़ों के साथ साथ यह सॉफ्ट स्क्रीन उद्यम वृत्ति और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी। इसको एक बार हम क्लीन कर देते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो गया है, नहीं यहाँ पर ऑप्शन भी है। और यह देश के अविनियमित कार्यबल व क्षमताओं को राष्ट्रीय कौशल विकास योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी। कथनों में से सही का चुनाव करें। इसमें ये दिया गया कि निम्न कथनों में से, उपर्युक्त कथनों में से
सही विकल्प का चुनाव करें कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला तीसरा, केवल दूसरा, दूसरा तीसरा या फिर तीनों। अब यहाँ पर अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पर इन चीज़ों को आप यहाँ पर काट दीजिए। ठीक है, सिर्फ इतना देखिए। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना है, ये गलत है। ठीक है, यह योजना है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजना, ये नहीं है, ये है कौशल एवं उद्यमिता मंत्रालय की योजना। ठीक है, ये है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की। ये मैंने आपको, जब मैं ये योजना पढ़ा रही थी तभी मैंने आप लोग को ये बताया था, इसीलिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी स्किप ना क्या करिए ध्यान से अपने, क्योंकि यही चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न में डाल सकती हैं। इतने सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, इतनी सारी स्कीम है, कौन किसको लॉन्च कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है। आप देखिए, ये ग्रामीण चीज़ों के लिए प्रधान श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, ये सारी चीज़ें ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर रहती हैं, लेकिन कौशल को लेकर के ये अलग मिनिस्ट्री है, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। लेकिन अगर ये 4 ऑप्शन ऐसे दिए होते तो शायद आप इसका अंदाज़ा लगा लेते, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया है। रोजगार को देख करके आप सोचेंगे हो सकता है हो भी, तो ये चीज़ों को लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज ना रहिए। इसका क्रियान्वयन करता है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। बाकी सेकंड नंबर का ऑप्शन और थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका एकदम राइट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही होता है, केवल 2 और 3। अब आपका आता है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है? लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार होते हैं। दूसरा, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। आपको इसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसे यहाँ ऊपर कर दे रही हूँ, आप देखिएगा। लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार होते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, सीमांत उत्पादकता कृषि की सीमांत उत्पादकता 0 है, श्रमिकों की उत्पादकता नीची है। अब यहाँ पर बताना है प्रच्छन्न बेरोजगारी से रिलेटेड, तो मैंने आप लोग को बहुत बार प्रच्छन्न बेरोजगारी की डेफिनेशन बताई है, तो आप इसको बताइए। यहाँ पर ये सब आए हुए प्रश्न हैं, आप बिल्कुल ना सोचिए कि ये सारे प्रश्न मैंने ऐसे ही उठा के यूं ही रख दिया है। आए गए यूपीएससी के प्रश्न हैं, तो आप इनको देखिए और इसका जवाब बताइए। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैंने बताया हुआ है, इनको ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया है। तो इसको आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइट आंसर है प्रच्छन्न बेरोजगारी को लेकर के। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, कृषि की सीमांत उत्पादकता 0 है। ठीक है, इसका एक अर्थ होता है क्योंकि ये प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है वो कृषि क्षेत्र से ही संबंधित है। मैंने आप लोग को 1000 बार बता दिया है, कम से कम 4-5 बार तो बता ही दिया है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है कौन? योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO, UNO, कौन करता है आपको बताना है। बहुत ही बार मैंने बताया है आपको, ये तुरंत बताइएगा, बिल्कुल टाइम ना लीजिए इसको बताने को लेकर के। ठीक है, बिल्कुल टाइम मत लीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको ना बता पाए तो मतलब आपने बेरोजगारी नहीं पढ़ी, मतलब अच्छे से ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित करता है? ठीक है, बताना है आपको। चलिए मैं आपको बताती हूँ, NSSO, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है, बेरोजगारी से रिलेटेड आंकड़े NSSO द्वारा आपके एकत्र किए जाते हैं। आपका 5वां क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तीव्र जनसंख्या वृद्धि, आप ये ध्यान रखिएगा, उत्तरदायी नहीं है पूछा गया है और नहीं है में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव, यहाँ पर पूछा गया बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो आपको इसका जवाब देना है कि कौन सा नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए और बताइए तुरंत। तीव्र जनसंख्या वृद्धि,
कौशल का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव। बताइए कौन सा सही आंसर है इसका। जी, यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। वृद्धि अगर रहेगी, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा ही रहेगा तो फिर बेरोजगारी कैसी। ठीक है, तो ये जो है गलत यहाँ पर होता है कि उत्तरदायी नहीं है। बेरोजगारी है मतलब क्योंकि पर कैपिटा इनकम कम है हमारे यहाँ का, पर कैपिटा में वृद्धि रहती तो फिर बेरोजगारी के लिए वो कैसे उत्तरदायी होता। ठीक है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है, कौशल का अभाव बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है, जनशक्ति का नियोजन का अभाव बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम ज़्यादा रहेगा तो वो बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी थोड़ी होगा, वो तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारा 66 क्वेश्चन आता है 6 नंबर का। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किसका? ग्रामीण विकास का, औद्योगिक विकास का, शहरी विकास का, सुरक्षात्मक तैयारियों का। इसको बताइए ट्राइसेम क्या है, इसके बारे में आप बताइए। ओके, क्या है ट्राइसेम, क्या है? मैंने इसको भी पढ़ाया है आप लोगों को, तो बताइए ट्राइसेम क्या है। ट्राइसेम ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है। ठीक है, ग्रामीण विकास का एक कार्यक्रम है। नेक्स्ट हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, शहरी महिलाओं को रोजगार, विकलांग व्यक्तियों को रोजगार, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। इनमें से कौन सा आंसर सही है आप मुझे कमेंट करके तुरंत बताइए। ठीक है, बहुत ईजी है, ऑप्शन देख के आपको समझ जाना चाहिए। स्वावलंबन योजना किस निम्नलिखित में से किसके उद्देश्य को पूरा करता है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके आप मुझे इसका जवाब बताइए कौन सा है सही जवाब। यहाँ पर है महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिए। ठीक है, महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, इन सब चीज़ के लिए ये स्वावलंबन योजना है, उसका ये उद्देश्य है। 8वां प्रश्न आपका आता है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? मैंने आप लोग से कहा है कि जो भी स्कीम्स हो, जो भी हो, कमिटीज़ हो, इन सभी को किसने किया है? ठीक है, कब हुआ है, ये सारी चीज़ें कब, क्यों, किसने, क्यों यानी उद्देश्य क्या है, किसने किया है, किसके द्वारा है, कौन क्रियान्वित करता है, और कब हुआ है, ये डेट। ये 3 चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं, ये पूछे गए प्रश्न हैं। मैं इसीलिए आप लोगों से सारे प्रश्न करवाती हूँ उस टॉपिक के एंड होने के बाद, ताकि आप फॉर्मेट समझ सकें। जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को उसके हिसाब से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि नहीं, ये आप देखिए, आप जज करिए। इसीलिए मैं उस प्रश्न के क्या कहते हैं ना, उस चैप्टर के एंड होने के बाद ही, शुरू से, स्टार्टिंग से ही, जब जैसे क्वेश्चन चैप्टर ख़त्म होता है, मैं उसका एमसीक्यू कराती हूँ, ताकि आप लोग खुद देखें और जज करें कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो एग्ज़ाम में आ रहा है, आया हुआ है कि नहीं, ताकि आप मेरी स्टडी को भी, मेरी टीचिंग को भी एनालिसिस कर सके और आप खुद को भी देख सके कि नहीं, हाँ, इस सेक्टर से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अपनी चीज़ों को भी एनहेंस कर सकते हैं, ताकि प्रीवियस ईयर को लेकर के जो एक होता है ना कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, भाई मैं खुद करा रही हूँ, इकोनॉमी को लेकर बिल्कुल डाउट ना रखिए। प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। अभी मैंने तो संभावित प्रश्नों को छुआ भी नहीं है, वो मैं कराऊंगी जब हमारा सिलेबस एंड हो जाएगा, अराउंड 20 मई के बाद ही मैं वो आपको कराऊंगी। 20 मई से 30 मई तक कंटिन्यू मैं आप लोगों को सिर्फ एमसीक्यूज कराऊंगी संभावित प्रश्नों के। मेरी ये रणनीति है। खैर, अगर ऐसा कंप्लीट हो जाता है कोर्स तो मैं ऐसा करूंगी। ओके, तो ये आप बताइए यहाँ पर कि क्या है इसका, कि असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। अब आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ओके, बताइए, काफ़ी टाइम मिल गया आपको। 2008 में, ठीक है, 2008 में ये अधिनियम पारित हुआ था। ओके, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, मनरेगा, ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं फालतू में लिख रही हूँ। मनरेगा कब पारित हुआ बताइए। नरेगा नहीं है, मनरेगा है, ध्यान रखिएगा। नरेगा होता तो सिर्फ दिया रहता राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तभी होता नरेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, मनरेगा। महात्मा गांधी भी जुड़े हुए हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब बताइए कब हुआ था। ओके, 2005 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि, अब यहाँ पर कहा गया है नरेगा की बात। ये तब का आया हुआ क्वेश्चन है जब मनरेगा नहीं था। देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से समझिए आप। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, नरेगा
अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है क्योंकि यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू है। एक वित्तीय वर्ष में इसमें 200 दिनों की रोजगार की गारंटी है। रोजगार के आवेदन से 1 महीने में ही रोजगार देना होता है। रोजगार की एक योजना ना होकर कानूनी व्यवस्था है। यहाँ पर यह है कि यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू है, ऐसा है कि नहीं, आप बताइए। एक वित्तीय वर्ष में इसमें 200 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। रोजगार के आवेदन से 1 महीने के अंदर ही आपको रोजगार दिया जाएगा, ऐसा इसमें प्रोविजन है। रोजगार की एक योजना ना हो करके ये कानूनी व्यवस्था है, ठीक है, कि ये एक योजना ना हो करके एक कानूनी व्यवस्था है, ये दिया गया है। आपको बताना है कि आंसर कौन सा सही है, ठीक है इसमें। तो आप बताइए कौन सा सही है यहाँ पे। जी यही वाला है, बताइए कौन सा सही है। 10वां प्रश्न है आपका, कौन सा आंसर सही है इसमें। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। रोजगार की एक योजना ना होकर के एक कानूनी व्यवस्था है। 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। 150 हो गया है, 100-150 दिन का ऐसा है। बाकी 15 दिनों के अंदर रोजगार देने की बात की जाती है कि आवेदन से 15 दिन के अंदर आपको रोजगार दे दी जाएगी। अब आता है 11वां, निम्नांकित भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है, उल्लेख कीजिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। अब आपको बताना है राष्ट्रीय, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ मैं लिख देती हूँ, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष। अब आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। आपको बताना है क्या, निम्नलिखित भारत सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से कौन सा एक नहीं है। मतलब आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो रोजगार को लेकर के योजना नहीं है। आपको इसका जवाब देना है, बताइए कौन सा नहीं है। बहुत ही सिंपल है, देख के पता चलना चाहिए, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर ऑलरेडी। कोष के बारे में है, ये फंड्स के लेकर के है, ये भी रोजगार का है, ये भी रोजगार का है, ये भी रोजगार का है, सब जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, ठीक है, लास्ट से हमारा दूसरा प्रश्न। भारत के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। भारत के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, दैनिक स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि ये पार्ट मैंने आप लोग को भी पढ़ाया नहीं है, तो ये चीज़ें मेरे से छूटी हैं, मैं अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ। ये क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों से डिस्कस नहीं किया है, इस टॉपिक को मैंने आप लोग को नहीं पढ़ाया है। बेरोजगारी के बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये टाइप मैंने आप लोग को नहीं बताया है। खैर, जब हम लोग नेक्स्ट मेंस वगैरह के टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर इसको बताएंगे। बेरोजगारी का क्लास तो ख़त्म हो गया है, या फिर अगर जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करूँगी आप लोगों से। खैर, आप लोग इसका जवाब दीजिए अगर आपको पता हो तो। बराबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए आप एक बार फिर से। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। इसका वैसे जवाब आपको है सामान्य स्थिति बेरोजगारी, ठीक है, सामान्य स्थिति बेरोजगारी है यहाँ पर सही आंसर। ओके, आगे देखिए, अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा सही है। अटल पेंशन योजना, ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है। अटल पेंशन योजना मैंने आप लोग को पढ़ाया है। यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाता है। दूसरा ऑप्शन है परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है सब्सक्राइबर की मृत्यु होने के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन देने की समान राशि गारंटी रहते हैं। आपको बताना है कौन सा सही है, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2, 3। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अटल पेंशन योजना में कहा गया है कि यह एक न्यूनतम गारंटी पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्षित करता है। दूसरा है
परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है। तीसरा है सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाने के पश्चात, यानी कि योजना धारक, सब्सक्राइबर का मतलब यहाँ पर है कि योजना धारक की मृत्यु होने के पश्चात जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि गारंटी दी जाएगी। ऐसा यहाँ पर बात की जाती है कि ऐसा रहता है प्रयोजन। आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर। पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। जो भी योजना धारक होता है अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी वाइफ को सिर्फ जीवन साथी, हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड, जीवन साथी को ये पेंशन दी जाती है। हालांकि परिवार में केवल एक ही व्यक्ति को दी जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी हो सकता है पेंशन धारक, ठीक है, कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये सारी रही। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 13 क्वेश्चंस को हमने बेरोजगारी से संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देखा और डिस्कस किया, ठीक है। अब हम अगले क्लास में आप लोग से दूसरे टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।